हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टेप टू सक्सेस क्लासेस में। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज के वीडियो में हम लोग 13 से 15 जनवरी का 13, 14 और 15 जनवरी का करंट डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आज का, भारतीय सेना ने 2024 को किस वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? ऑप्शन है आपके, परिवर्तन का वर्ष, आधुनिकीकरण का वर्ष, प्रौद्योगिकी अवशोषण का वर्ष और तकनीकी परिवर्तन का वर्ष। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है। भारतीय सेना ने घोषणा की है कि वर्ष 2024 को ये प्रौद्योगिकी अवशोषण के वर्ष के रूप में जो है वो मनाएंगे। ठीक है, इसके पहले सेना वर्ष 2023 को परिवर्तन के वर्ष के रूप में आयोजित कर चुकी है। इस वर्ष जो है वो प्रौद्योगिकी अवशोषण का वर्ष या ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन। ठीक है, इसमें क्या है, भारतीय सेना के जवानों को प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने और संस्थागत या इंस्टीट्यूशनल प्रक्रियात्मक रिस्पॉन्सिव और तकनीकी उपायों के माध्यम से साइबर डोमेन का प्रभावी ढंग से दोहन एक्सप्लोर करने के लिए प्रशिक्षित या ट्रेन किया जा रहा है। ठीक है, ताकि जो इंडियन फोर्सेस के जो मेंबर्स हैं, जो जवान है सेना के, वो क्या करें, तकनीकी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं, जिससे उनकी जो सीमा पर जो सुरक्षा का कार्य करते हैं वो और प्रभावी ढंग से किया जा सके। इसी के साथ एक प्रोजेक्ट संभव भी चलाया जा रहा है भारतीय सेना द्वारा। संभव का जब सबसे पहले जो अगर फुल फॉर्म की बात किया जाए तो इसका संभव का जो फुल फॉर्म है वो है सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्जन। ये संभव का फुल फॉर्म है। ये क्या है, ये एक एंड टू एंड सुरक्षित नेटवर्क गोपनीय मोबाइल पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम है। ये क्या है, एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है, सुरक्षित है, कि आप बात करेंगे तो जो कम्युनिकेशन में ट्रांसमिशन होता है उस ट्रांसमिशन के बीच में आपकी बात को सुना नहीं जा सकता है, उसको डिकोड नहीं किया जा सकता है, जो इसको और सिक्योर बना देता है। और ये गोपनीय है कि इसमें क्या है, सर्विलांस इसका टफ रहेगा, दुश्मन देश इसका पता लगा नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह की एक मोबाइल कनेक्टिविटी स्टार्ट कर रहे हैं और ये रियल टाइम में जो तत्काल कनेक्टिविटी जो है, सेना का जो मूवमेंट होगा उस रियल टाइम में ये इनको कम्युनिकेट करने का मौका देंगे। ठीक है, सरकार इस तरह के 2500 जो है हैंडसेट ऑलरेडी आर्मी में इंड्यूस कर चुकी है। ठीक है, और ये क्या है, 5G तकनीक के अनुरूप भी हैं। तो संचार सुविधाएं जो हैं वो सीमावर्ती क्षेत्रों में अभी जो है सेना के बीच में बहुत अधिक सुरक्षित हो जाएंगे इससे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2024 के लिए सबसे बड़ा जोखिम या रिस्क जो है बनकर उभरा है। 2024 में सबसे बड़ा रिस्क क्या होने वाला है? ऑप्शंस हैं आर्थिक कमजोरी, युद्ध, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और जलवायु परिवर्तन। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है। वर्ष 2024 में दुनिया के सामने जो सबसे बड़ा जोखिम है या सबसे बड़ी जो रिस्क है वो कृत्रिम बुद्धिमत्ता या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की होने वाली है। ये वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2024 जो है, जिसको 10 जनवरी को विश्व आर्थिक मंच ने जारी किया है, उसने ये माना हुआ है। इस रिपोर्ट में इन्होंने बोला है कि एआई ड्रिवन गलत सूचना जो जोखिम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन जो रॉन्ग इंफॉर्मेशन है, उसका रिस्क जो है वो जलवायु परिवर्तन, युद्ध और आर्थिक कमजोरी से भी इन्होंने इसको आगे रखा है। इन्होंने इसको सबसे ज्यादा खतरनाक माना हुआ है। ठीक है, ये जो रिपोर्ट है ये ज्यूरिक इंश्योरेंस ग्रुप के सहयोग से तैयार की गई है। थोड़ी सी बात अगर कर लें तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात कर लें तो इसका जो गठन होता है वो होता है 24 जनवरी, ठीक है, 1971 को WEO वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का गठन होता है और इसका जो गठन होता है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में होता है इसका गठन। ठीक है, ये क्या है, एक गैर लाभकारी संस्थान है, ये एक एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है और इसकी प्रति वर्ष जो है वो एक मीटिंग होती है दावोस में। ठीक है, जो अभी चल भी रही है दावोस में इसकी मीटिंग, ये हर साल जो है मीटिंग होती है दावोस। दावोस भी स्विट्जरलैंड का ही एक शहर है। ठीक, तो ये थोड़ी सी जानकारी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में हो गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चीन ने ब्रह्मांडीय घटनाओं का निरीक्षण करने के लिए एक नया उपग्रह लॉन्च किया है। उपग्रह का नाम बताना है, आइंस्टाइन प्रोब, गैलीलियो प्रयोग, तियांगयांग प्रयोग और शिन्हो प्रोब। तो सही जवाब है ऑप्शन ए। ये चीन ने आइंस्टाइन प्रोब नाम से एक जो है प्रोब या एक नया उपग्रह जो है लॉन्च किया हुआ है।
ठीक है, ये उपग्रह जो है इन्होंने अपने जीचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्ग मार्च 2C वाहक रॉकेट से इन्होंने इसको लॉन्च किया है। ये क्या करेगा, ब्रह्मांड में घटने वाली रहस्यमयी जो सस्पिशियस जो इवेंट्स हैं, घटनाएं हैं, उनका ये क्या करेगा, अवलोकन करेगा, उन पर नजर रखेगा। ठीक है। और ये जो प्रोब है ये पूर्ण रूप से खिले हुए कमल के समान है। इसका जो आकार है वो जैसे कमल का फूल खिला हुआ होता है उस तरह का ये प्रोब है, और इसमें 12 पंखुड़ियां हैं और 2 पुंकेसर हैं। ठीक है, और इसका वजन करीब 1.45 टन है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो भी हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं ये आपको पीडीएफ के फॉर्म में भी प्रोवाइड कराए जाते हैं। ये जो पीडीएफ जो क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो एज इट इज पीडीएफ में भी आपको दिखाई देंगी, और ये पीडीएफ जो है वो आपकी मोबाइल फ्रेंडली है, आप इजीली मोबाइल पर इनको पढ़ सकते हैं। ठीक है, इनको लेने के लिए आप ये टेलीग्राम का हमारा यूजर नेम दिया हुआ है, इस यूजर नेम के थ्रू आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए, और वहां से आपको ये टाइमली पीडीएफ मिलती रहेंगी। ये पीडीएफ में डिटेल वगैरह सारी एज इट इज जैसी हम डिस्कस कर रहे हैं वैसी रहेगी, ताकि आपको लिखना नहीं पड़ेगा और आप इनको स्टोर कर सकते हैं। भविष्य में जब कोई परीक्षा आती है उस टाइम पर इनको रिवाइज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 के तहत 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में संयुक्त रूप से भारत के सबसे स्वच्छ शहर घोषित किए गए हैं। ठीक है, कौन कौन से शहर हैं, इंदौर और वाराणसी, इंदौर और नवी मुंबई और सूरत, इंदौर और सूरत। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है। ये स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 में 1 लाख से अधिक आबादी के जो शहर हैं, श्रेणी जो है उस कैटेगरी में इंदौर और सूरत संयुक्त रूप से जो है वो भारत के सबसे स्वच्छ शहर के रूप में घोषित किए गए हैं। इसमें एक टेबल लगाई हुई है और शहरों की, तो अगर पहली रैंक की तो यहाँ पे चर्चा हो चुकी है, इंदौर सूरत। तीसरी रैंक जो आई है वो मिली है नवी मुंबई को। पहली और दूसरी पे तो इंदौर सूरत ऑलरेडी है, और ये दोनों क्या है, 1 पे ही है, तो 2 इन्होंने ऑफिशियली डिजाइन नहीं किया है। उसके बाद से 1 लाख से कम जनसंख्या की बात अगर करें तो सबसे ज्यादा शहर जो साफ रहा है वो सासवड़ रहा है, दूसरे नंबर पर पाटन, और तीसरे नंबर पर लोनावला। तो लोनावला के बारे में तो लगभग सबने ही जानकारी होगी, मुंबई में है ये। अगर कैंट की बात की जाए तो कैंटोनमेंट बोर्ड जो है वो महू छावनी बोर्ड है। इस तरह से ये सारी जो है वो टेबल लगी हुई है, आप पीडीएफ के थ्रू ये और डिटेल पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 10 जनवरी, 11 जनवरी, 12 जनवरी और 13 जनवरी। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है, प्रतिवर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, इसी दिन जो है वर्ष 1985 में भारत के एक महानतम दार्शनिक और आध्यात्मिक नेता स्पिरिचुअल लीडर जो है स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था, और उनके जन्म दिवस को ही राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है, आयोजित किया जाता है। स्वामी विवेकानंद जी के गुरु जो हैं वो हैं रामकृष्ण परमहंस, और इन्हीं गुरु के लिए इन्होंने वर्ष 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ठीक है, तो ये रामकृष्ण मिशन की स्थापना का जो वर्ष है ये भी अपने आप में जनरल स्टडीज का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बार बार आपसे परीक्षाओं में पूछा जाता है। वनडे एग्जाम्स में तो काफी ज्यादा ये पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी में किन 2 देशों के तट रक्षकों के बीच, कोस्ट गार्ड्स के बीच एक संयुक्त अभ्यास सहयोग काइजिन आयोजित किया गया? ऑप्शंस हैं भारत और सिंगापुर, भारत और श्रीलंका, भारत और जापान, भारत और म्यांमार। तो सही जवाब ऑप्शन सी है, ये भारत और जापान के जो कोस्ट गार्ड हैं, जो तट रक्षक हैं, इन तट रक्षकों के बीच एक ये प्रशिक्षण अभ्यास जो है आयोजित किया गया है। ये 5 दिवसीय आयोजन होता है, प्रति वर्ष होता है, और इस बार आयोजन जो हुआ है वो 8 से 12 जनवरी के बीच हुआ है। ठीक है, कहां पर हुआ है? ये चेन्नई के तट पर इसका आयोजन किया गया है। भारतीय तट रक्षक और जापान तट रक्षक के बीच का अभ्यास है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 12 जनवरी को विश्व तमिल प्रवासी दिवस कहां आयोजित किया गया? चेन्नई, पुणे, बेंगलोर और कोयम्बटूर। तो सही जवाब ऑप्शन ए है, ये 12 जनवरी को चेन्नई में विश्व तमिल प्रवासी दिवस जो है आयोजित किया गया है। इस आयोजन के दौरान शिक्षा, कला, साहित्य और संस्कृति सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जो नॉन रेजिडेंट तमिल हैं
उनको क्या है 13 ऐसे लोगों को महत्वपूर्ण पदक जो है वितरित किए हैं। इसी समय जो है तमिलनाडु सरकार ने एक गांव के विकास के लिए अनूठी योजना जो है डिक्लेयर की है, जिसका नाम है एनाथू ग्रामम, या अगर इंग्लिश में बात करें तो माई विलेज। ये स्कीम स्टार्ट की है, जिस स्कीम के तहत जो तमिल प्रवासी हैं, ठीक है, तमिल एनआरआई जो हैं, वो अपने पैतृक गांव को क्या कर सकते हैं, गोद ले सकते हैं और उसका समग्र विकास जो है सुनिश्चित कर सकते हैं। ये तमिलनाडु सरकार द्वारा योजना स्टार्ट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु शिखर सम्मेलन 2024 को कहां आयोजित किया गया है? कोलकाता, अहमदाबाद, लखनऊ और मुंबई। तो सही जवाब ऑप्शन डी है। ये जलवायु शिखर सम्मेलन 2024 जो है वो 12 जनवरी को मुंबई में आयोजित किया गया। इसकी अगर थीम की बात की जाए तो थीम है इसकी डिकोडिंग द ग्रीन ट्रांजिशन फॉर इंडिया, ये इसकी थीम रही है। ठीक है, और सम्मेलन में क्या किया है, 2070 तक जो नेट शून्य हासिल करने के लिए भारत के रोडमैप की रेखा भी तैयार की गई है। ये नेट जीरो कार्बन एमिशन है। ठीक है, नेट जीरो कार्बन एमिशन जो लक्ष्य है भारत का, उसके लिए ये रोडमैप भी तैयार की गई है। भारत ने प्रतिबद्धता जताई है कि वर्ष 2070 तक भारत का जो है वो कार्बन उत्सर्जन जो है वो नेट जीरो पर पहुंच जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले बताऊं मैं आपको कि यूपी पीसीएस की अभी 2 परीक्षाएं जो है आने वाली हैं। एक परीक्षा है आरओ एआरओ की, जो फरवरी में शेड्यूल्ड है। एक परीक्षा जो है यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स 2024, ये परीक्षा मार्च में आने वाली है। इन दोनों परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए जो इनमें करंट अफेयर्स की क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है, वैसे क्वेश्चंस की जो है वो एक सीरीज स्टार्ट की है, करंट अफेयर्स की सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें अभी तक 7 वीडियोस हमने अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, इन प्रत्येक वीडियो में 50-50 क्वेश्चन है, तो करंट के अभी तक संभावित 350 क्वेश्चन हमने इसमें अपलोड किए हुए हैं। ये वीडियो जो है यूट्यूब पर, ये चैनल पर अवेलेबल है। ठीक है, इसके अलावा इन्हीं परीक्षाओं में जो यूपी स्पेशल कंटेंट आता है, उत्तर प्रदेश विशेष वाला जो कंटेंट आता है, उसके भी कुछ वीडियोस जो हैं वो अवेलेबल हैं। ठीक है, यूपी की नदियां, यूपी की मिट्टी, यूपी की जलवायु, इस तरह के जो क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन इसमें है, तो वो क्वेश्चन भी आप यहाँ से देख सकते हैं। वो इन परीक्षाओं में आपका नो डाउट बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं हम। मुनव्वर राणा जिनका हाल ही में निधन हो गया है थे। ऑप्शन है इतिहासकार, शायर, राजनेता और अभिनेता। तो सही जवाब जो है ऑप्शन बी है। ये मुनव्वर राणा जी जो हैं ये उर्दू के एक प्रसिद्ध शायर थे, उर्दू के बहुत ज्यादा रिनोन जो है ये शायर थे। और अगर इनके जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म उत्तर प्रदेश के रायबरेली में हुआ था। ठीक है, वर्ष 2014 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और इनकी एक कविता है माँ नाम से, उस कविता का टाइटल ही है माँ। तो वो कविता जो है इनकी सबसे प्रसिद्ध रचनाओं में से एक मानी जाती है। ये कविता माँ जो है वो इस वर्ष इंपॉर्टेंट रहने वाली है। हो सकता है ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए। अगला क्वेश्चन है, हिमालयन वुल्फ को IUCN लाल सूची में किस रूप में वर्गीकृत किया गया है? ठीक है, ऑप्शन है गंभीर रूप से संकटग्रस्त, असुरक्षित और संवेदनशील। ठीक है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी है। ये IUCN की जो रेड लिस्ट है उसमें हिमालयन वुल्फ को असुरक्षित की श्रेणी में इन्होंने मार्क किया हुआ है। ठीक है, ये शिकारी हिमालयन वुल्फ जो हैं इनको कैनिस ल्यूपस चांको भी बोलते हैं। तो इनको पहली बार IUCN, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इनकी रेड लिस्ट में या लाल सूची में असुरक्षित के रूप में शामिल किया गया है। ठीक है, बाकी इन्होंने बताया है कि इनका जो आवास है उसके आवास क्षेत्र का जो विस्तार है वो लगातार घटता जा रहा है और इनके आवास की गुणवत्ता में भी गिरावट आती जा रही है, जिसके बारे में इन्होंने चिंता भी जाहिर की है। और इसी वजह सब कारणों को ध्यान में रखते हुए इन्होंने इसको असुरक्षित की श्रेणी में कैटेगराइज किया है। अगला क्वेश्चन है, केरल सरकार राज्य द्वारा एंटीबायोटिक दवाओं के दुरुपयोग को नियंत्रित करने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? ये राज्य यहाँ पर बीच में होना चाहिए था, टाइपिंग मिस्टेक है। केरल राज्य सरकार द्वारा। ऑप्शंस हैं ऑपरेशन अमृत, ऑपरेशन निरोग, ऑपरेशन औषध और ऑपरेशन स्वस्थ। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए है। ये केरल सरकार ने एक ऑपरेशन अमृत जो है स्टार्ट किया है, जो टारगेट करता है कि कैसे करके राज्य में
एंटीबायोटिक दवाओं के दुरुपयोग पर नियंत्रण किया जा सके। ये अमृत जो है एक्चुअल में जब आप साउथ में प्रोनाउंस करते हो तो इसको अमृत पढ़ते हो, AMRITH, और इसका फुल फॉर्म है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इंटरवेंशन फॉर टोटल हेल्थ, यह संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए रोगाणुरोधी प्रतिरोध हस्तक्षेप, ये इसका फुल फॉर्म है। इसके तहत क्या है, लोग अगर कोई मेडिकल सेंटर है या हेल्थ सेंटर है जो बिना प्रिस्क्रिप्शन के एंटीबायोटिक्स दवाएं बेच रहा है, तो लोग उसकी जानकारी क्या कर सकते हैं, औषधि नियंत्रण विभाग को दे सकते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है बिकॉज जो रोगाणुरोधी प्रतिरोध है या एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो है, इसको WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन साइलेंट महामारी के रूप में परिभाषित करती है। ठीक है, WHO इसको एक महामारी के तौर पर ही मानती है और लगातार क्या है, एंटीबायोटिक्स का असर कम होता जा रहा है, जो चिकित्सा जो क्षेत्र है उसमें एक चिंता का विषय बना हुआ है कि अगर मानव शरीर इसी तरह से एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस, सॉरी मानव शरीर बोल रहा हूं, अगर ये रोगाणु इसी तरह से जो है वो एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट अगर रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं, तो आगे जो है लोगों को स्वस्थ रहना लोगों का काफी कठिन हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये एक चिंताजनक विषय है। तो आज करंट अफेयर्स में इतना ही। आप हमें लाइक करके कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा है। आपके कमेंट्स, आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हम और भी इसमें एडिशन कर सकें। ठीक है, बाकी अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लें ताकि आपको हम ये टेलीग्राम के थ्रू पीडीएफ्स प्रोवाइड कर सकें। संस्थान का जो चैनल है यूट्यूब, उसको और भी देखते रहें, और भी बहुत सारा कंटेंट उस पर है, हो सकता है आपके किसी परीक्षा के लिए वो महत्वपूर्ण। ठीक है, तो करंट अफेयर्स में आज इतना ही, बाकी नए क्वेश्चंस के साथ कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।